Hello students, welcome to discussion of mock JMIN 70. Let's see question number 1. In question number 1, we have to find out the term independent of x in this expansion. X term लिखा है 1 minus x का whole square x plus 1 by x to the power 10. अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो x square minus 2x plus 1 आएगा और ये तो x plus 1 by x की पावर 10 है, इसको आप एक्सपेंड कर नहीं सकते, मतलब काफी लंबा सा एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंड तो कर ही सकते हैं। अब अपने को पता ही दोनों मल्टीप्लाई होंगे और अपने को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब? जब ये एक्स स्क्वायर इधर 1 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बाय एक्स 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मतलब बेसिकली मेरे को ये जो x प्लस 1 बाय एक्स की पावर 10 लिखा हुआ है, इसमें अपने को एक x की पावर -2 की टर्म चाहिए, एक x की पावर -1 की टर्म चाहिए और एक x की पावर 0 की टर्म चाहिए, जिससे मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट टर्म बन जाए। अब उसके लिए मेरे को इसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, तो मैंने इसकी जनरल टर्म लिख दी tr+1 इज 10cr x। इसकी जनरल टर्म लिख दी tr+1 इज 10cr x to the power 10 minus r y to the 1 by x to the power r 1 by x to the power r। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 10cr x की पावर 10 minus 2r। अब ये जो टर्म है वो -2 बननी चाहिए, मतलब 10 minus 2r इक्वल्स टू -2 होना चाहिए, मतलब r6 आ जाएगा। तो जो कोएफिशिएंट बनेगा वो 10c6 बनेगा, या 10 minus 2r -1 के इक्वल होना चाहिए, तो 2r 11 आएगा, मतलब r 11/2 आएगा। r इंटीजर नहीं आया, r इंटीजर नहीं आया मतलब वो वाली टर्म आएगी ही नहीं। तो 10 minus 2r कितना चाहिए? 0 चाहिए, मतलब r 5 आएगा। r अपने पास कितना आएगा? 5 आएगा। r अगर 5 आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर अपन लिख देंगे, कोएफिशिएंट जो है वो 10c5 आ जाएगा। अब जो फाइनल कोएफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म या फाइनल कांस्टेंट टर्म जो चाहिए वो देखो, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 10c6 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 10c6 बन जाएगा टर्म। -2x उसके साथ जो -2 है उसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x की पावर -1 कोई भी टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा। और 1 के साथ 10c5 मल्टीप्लाई होगा, तो अपने पास जो अपना आंसर है वो आ गया 10c6 प्लस 10c5। बट देखो यहाँ पर फिर एक कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, एक फॉर्मूला NCR प्लस NCR -1 इज n+1CR होता है। ये फॉर्मूले की हेल्प से ले लेंगे, तो ये फॉर्मूले की हेल्प लेने से 11c6 बन जाएगा, व्हिच इज इक्वल्स टू 11c5। वही नंबर 11c5 के इक्वल होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 2 white 3 black and 4 रेड बॉल्स। अब देखो जेई मेन के पेपर में अगर आपको अलाइक ऑब्जेक्ट्स आर गिवन नहीं है कि अलाइक नहीं है, तो उनको डिस्टिंक्ट मान के चलना है। उनको क्या मान के चलना है? डिस्टिंक्ट। मतलब 2 वाइट है, 2 वाइट डिस्टिंक्ट है, W1 W2 टाइप के। किस टाइप के? W1 W2 टाइप के। 3 ब्लैक B1 B2 B3 टाइप के। 4 रेड मतलब R1 R2 R3 R4 टाइप। R1 R2 R3 R4 टाइप। The number of ways selecting 3 balls from the box, at least one black, at least one black is equals to total minus no black, is equals to total minus no black। टोटल अपने पास कितनी बॉल्स हो गई? 9। 3 सेलेक्ट करनी, 9c3। नो ब्लैक, एक भी ब्लैक को काउंट मत करो, टोटल 6 बॉल है, 6c3। तो 9c3 माइनस 6c3, 9c3 84 आएगा, 6c3 20 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 64। ऑप्शन ए विल बी द राइट चॉइस। एटलीस्ट वन ब्लैक मतलब टोटल माइनस नो ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 3, we have to find the area bounded by mod lnx। mod lnx का एरिया निकालना है, कहां से कहां तक? E2 पाई। अब mod lnx सबको पता ही है कि lnx का ग्राफ बनाएंगे, मॉड पर लगाएंगे, ऐसा ग्राफ बनेगा। और E2 पाई में इसका एरिया निकालना है। E2 पाई में इसका एरिया ये वाला एरिया आएगा, x एक्सिस के ऊपर भी दिख रहा है, x एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, तो इसका एरिया लिख देंगे। भैया x एक्सिस के ऊपर है, ln तो मॉड के साथ ही ओपन होगा, क्यों वो सॉरी पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा, क्योंकि x E2 पाई है।
अगर x अपना 1 से बड़ा है तो ln x 1 ही पॉजिटिव आउटपुट देता है, तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा e टू पाई। इंटीग्रेट कर देंगे, ln x का इंटीग्रल बाई पार्ट करके निकालते हो, इंटीग्रल बाई पार्ट कर देंगे और अपने पास आ जाएगा x ln x माइनस एक्स इंटीग्रल e टू पाई। आप ऐसे लिख देंगे 1 ln x, 1 will be taken as second function, first function will be ln x. Now apply by, तो अब ये लिमिट पुट कर देना, आंसर डी अपने पास आ जाएगा। Moving to question number 4. In question number 4, we have given cos x equals to tan y, and then cos y equals to tan z, and then cos z equals to tan x. अब अगर हम देखें, जैसे cos x अपने को tan y के इक्वल दे रखा है, मतलब मैं लिख देता हूं कि tan y is equals to cos x. Now we have to find cos y. Now we have to find cos y. इससे हमें cos y चाहिए, तो tan y अपने को पता है और cos y मेरे को चाहिए। तो अगर आपको tan y पता है तो cos y 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर x आ जाएगा, ट्राइंगल कंप्लीट करके, सिंपल सा ट्राइंगल कंप्लीट करके। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस वाले एंगल को y बोल दो, ये 1 और ये cos x। नाउ इवैल्यूएट cos y, नाउ इवैल्यूएट cos y, सॉरी ये वाला cos x आएगा क्योंकि अपोजिट साइड इधर आएगी ना, ये cos x आएगा और ये 1 आएगा, तो ये अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर x आ जाएगा। नाउ इवैल्यूएट cos y, cos y आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब cos y अपने पास ये आ गया, ये tan z के बराबर है, ये किसके बराबर है, tan z, अगली इक्वेशन में दे रखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड cos z। अब हमें cos z चाहिए tan z से, तो tan z से cos z चाहिए, मतलब जो tan z जो लिखा उसके डिनोमिनेटर में वो तो न्यूमरेटर में आएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों के स्क्वायर का सम के अंडर रूट हो जाएगा। दोबारा ट्राइंगल कंप्लीट किया है, दोबारा ट्राइंगल क्या किया है, कंप्लीट किया है। वी नो, अब हमें z एंगल का tan पता है, tan क्या है, tan z अपने को पता है 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये tan z है। नाउ वी हैव टू वैल्यूएट cos z, तो सबसे पहले ये वाली साइड निकाली 2 cos स्क्वायर x, अब वो cos z लिखती है, और वो cos z किसके इक्वल है, tan x के इक्वल है। cos z किसके इक्वल है, tan x। मतलब जो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आई, वो फाइनल इक्वेशन अपने पास जहां ये बनी है, अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 2 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan x। नाउ मेक इट स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास बनेगा 1 प्लस इस cos स्क्वायर को मैं c स्क्वायर लिख रहा हूँ अपॉन 1 2 प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को हम लिख रहे हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पर sin x चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, sin x। तो जो c स्क्वायर को 1 माइनस s स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर लिख देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ और sin स्क्वायर को t मान लेता हूँ, sin स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 माइनस टी अपॉन 3 माइनस टी, और वो अपने पास आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले टी में, तो ये बनेगा 2 माइनस टी अपॉन 3 माइनस टी एंड टी अपॉन 1 माइनस टी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 3t माइनस टी स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यूज आ जाएंगी, पेज ऐड कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक आई 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आई 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, 3 प्लस माइनस रूट 5/2। तो इस तरह से t की वैल्यू देंगे, 3 प्लस रूट 5/2 आएगी, जो आप बोलेंगे बेकार है क्योंकि t तो साइन स्क्वायर x के इक्वल है ना यार, साइन स्क्वायर x 3 प्लस रूट 5/2 कैसे होगा, 3 माइनस रूट 5/2 आएगी, ये कहेंगे ठीक है। मतलब अपने पास जो साइन स्क्वायर x है वो 3 माइनस रूट 5/2 आ गया। इसको फर्दर आप चतुराई से क्या लिख देंगे, 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। क्यों ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, ये रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो साइन x है
क्योंकि अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल दे ही रखे हैं, तो √5 - 1/2 हो जाएगा। और इसको आप 2 sin 18 डिग्री लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 sin 18 डिग्री। तो जो थीटा अपने पास आया बराबरी करने पर 18 डिग्री आ गया, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगी। sin 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होती है, जो अपने को याद होनी चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, let fx be a differentiable function on x belongs to r। fx एक differentiable function है such that अपने को एक condition दे रखी है f of x plus y equals to fx into fy। ठीक है, for all xy belongs to r and f0 is not 0। ये और given है कि f0 0 नहीं है। f5 is given as 12, f-0 is given as 16, then we have to find f-5। तो अब f-5 अगर आप लिखेंगे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 5 plus h minus f5 डिवाइडेड बाय h। और अगर f-5 अगर मैं f of 5 plus h में ऊपर वाला फंक्शनल रूल लगा दूं, ये वाला फंक्शनल रूल लगा दूं, तो ये अपने पास बन जाएगा f of 5 into f of h minus f of 5 divided by h। Then f-5 we can write it as limit h tending to 0, f5 कॉमन आ जाएगा, fh minus 1 divided by h। और ये f5 को बाहर ही लिख देंगे तो f-5 will become f5, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ h है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh minus 1 by h। अब गिवन फंक्शनल रूल के हिसाब से x को 0 और y को 0 पुट किया तो अपने पास क्या बनेगा, f of 0 equals to f square 0। इट मींस f of 0 या तो 1 बना या f of 0 0 बना। f of 0 तो 0 पॉसिबल नहीं है, ये वाला तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा कि f0 0 नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो f0 1 हो गया। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, इस f-5 को we can write it as f-5 equals to f5 into limit h tending to 0। देखो इधर से क्या बना, fh minus f0 divided by h and it will become f-0। ये अपने पास क्या बन गया, f-0, जिसकी हमें वैल्यू गिवन है। f-0 की वैल्यू गिवन है 16, f5 की वैल्यू गिवन है 12। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Now moving to next question, a function is defined from R to B। B एक कोई सेट है और फंक्शन भी दे रखा है। फंक्शन हमें जो दे रखा है वो क्या गिवन है, tan इनवर्स 2x अपॉन √3 1 plus x square। f is both 1 1 and on 2। f अपने पास 1 1 भी है और on 2 भी है। अगर 1 1 और on 2 दोनों है, जैसे मैंने अगर बोला x बिलोंग्स टू r है, तो अगर मैं 2x अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करूं और इसमें अगर x r को बिलोंग करे और इसकी रेंज में निकालना चाहूं, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं x को tan थीटा। जैसे ही मैं x को tan थीटा पुट करूंगा तो आएगा 2 tan थीटा अपॉन √3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अपने पास ये y बन जाएगा sin 2 थीटा बाय √3, sin 2 थीटा बाय √3। अब देखो x बिलोंग्स टू r था, अगर x r को बिलोंग कर रहा है तो x अगर r को बिलोंग कर रहा है तो x को हमने tan थीटा पुट किया तो थीटा -π/2 से π/2 को बिलोंग करेगा और 2 थीटा विल बिलोंग फ्रॉम -π to π। अब -π to π में ये नंबर अगर बिलोंग करेगा, मतलब sin 2 थीटा इसकी जो ये sin 2 थीटा लाई करेगा -1 to 1। अगर sin 2 थीटा -1 to 1 लाई कर रहा है तो जो y की जो रेंज आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, -1/√3 to 1/√3। और साइन के अगर ये y की रेंज -1/√3 to +1/√3 आ रही है तो इसका tan इनवर्स अगर लूंगा मैं -1/√3 to 1/√3, तो इसका जैसे ही मैं tan इनवर्स लूंगा वो अपने पास जो बनेगा वो अपने पास बनेगा -π/6 to π/6।
यानी जो इस फंक्शन की जो डोमेन, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी, इस फंक्शन की जो क्या आएगी रेंज, वो आएगी -π/6 टू π/6। अगर इस फंक्शन की रेंज -π/6 टू π/6 है तो उसको ऑन टू होने के लिए जो रेंज है वही क्या होनी चाहिए, कोडोमेन होनी चाहिए। मतलब जो ऑप्शन सी है -π/6 टू π/6, ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेट बी, ये अपने पास हो जाएगा सेट। हाँ, अब देखो वैसे यहाँ फंक्शन 1 1 दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, 1 1 दे रखा है। अगर ये फंक्शन 1 1 दे रखा है तो अब अगर आइडियली देखें तो 2x/1 + x² √3, ये 1 1 है कि नहीं चेक करते हैं। ये 1 1 है कि नहीं चेक करेंगे तो इसको x1 पे बोला और ये 2x2 √3/1 + x², ये √3 कैंसिल आउट हो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो, तो इससे जो आउटपुट आएगा या तो x1 = x2 आएगा, या एक और आउटपुट आएगा कि x1 = 1, x1 x2 1 है, x1 × x2 1 हो जाए। इट मींस ये फंक्शन कभी ऑल रियल नंबर में 1 1 आएगा ही नहीं। अगर ये ऑल रियल नंबर में 1 1 आएगा ही नहीं तो आइडियली ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, गलत। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना, 1 1 तो कभी होगा ही नहीं। अब लेकिन यहाँ पर जो इन चारों चॉइसेस में जो बेस्ट अवेलेबल चॉइस थी वो यही थी। अगर वो अपने पास ये चॉइस थी तो ये हमने टिक कर दिया, ये सी ऑप्शन अपने पास आंसर बन जाए। बाकी ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इस बात को अपने को याद रखना है। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 1 1 नहीं। किसी फंक्शन को 1 1 चेक करना हो, आप या तो f(x1) अपने पास 1 1 चेक करने के लिए मैं एक बार इसको आपको बता ही देता हूँ। जैसे f(x1) = f(x2) करें तो दिस इंप्लाइज ओनली x1 = x2 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। बेसिक तरीका है, सबसे बेसिक तरीका है। तो मैं लिखूंगा 2x1/√3 1 + x1² इज इक्वल्स टू 2x2/√3 1 + x2²। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, तो बनेगा x1 + x1 x2² इज इक्वल्स टू x2 + x2 x1²। x1 - x2 एक तरफ ले आए, x1 x2 x1 - x2, तो अपने पास आ गया इधर x1 - x2 = 0 और x1 x2 = 1। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन ही अल्टीमेटली गलत है। बाकी आंसर अपने पास जो बेस्ट अवेलेबल चॉइस है उनमें आंसर अपने पास सी हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को मीन डेविएशन बोला है। क्या बोला है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या होता है कि सबसे पहले जैसे जो नंबर लिखा हुआ है वो a² + d a² + 2d, तो ऐसे करके नंबर्स एपी में दे रखे हैं a² + 2nd। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लिखना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लिखना है। तो सबसे पहले इसका मीन लिखना पड़ेगा। मीन के लिए आपको मीन क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, सम करना पड़ेगा। ये एपी की टर्म्स है, कितनी टर्म्स है? 2n + 1 टर्म्स है, 2n + 1 टर्म्स ऑफ एपी। तो सम करेंगे तो s2n + 1 का फॉर्मूला क्या आता है? 2n + 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 2a² + 2nd। तो ये अपने पास आ जाएगा 2n + 1/2, 2 कॉमन आ गया, a² + nd। मीन अगर हम देखेंगे तो मीन अपने पास आ जाएगा a² + nd। अब मीन डेविएशन चाहिए, तो मीन डेविएशन के लिए क्या करना होता है? हर नंबर को मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका मॉड लेते हैं। मीन डेविएशन के लिए हर नंबर को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो nd आएगा। मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मतलब मैं पॉजिटिव डिफरेंस ले रहा हूं, तो nd पहले बार आएगा, फिर n - 1d आएगा, फिर n - 2d आएगा, अप टू एक नंबर a² + nd भी इसमें होगा, फिर अपने पास एक d आएगा, फिर 2d आएगा, फिर दोबारा फर्दर nd तक चला गया। मतलब जो अपने पास जो मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स भी आएगा, 2n + 1 फॉर्मूला है मीन डेविएशन का। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो अपने पास ये बन जाएगा
n into n plus 1 into d divided by 2n plus 1. ऑप्शन सी will be the right choice. ऑप्शन सी. मीन डेविएशन क्या होता है कि मीन निकाला, मीन से हर नंबर का डिफरेंस निकाला, उसकी पॉजिटिव वैल्यू ली और उसका एवरेज ले लिया. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखेंगे, ए टावर लीन्स टुवर्ड वेस्ट मेकिंग एन एंगल अल्फा विद वर्टिकल. मतलब सपोज कर लेते हैं ये एक अपने पास लाइन है, एक टावर है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट की तरफ घुमा हुआ है. कितना घुमा हुआ है? वेस्ट की तरफ अल्फा एंगल से घुमा हुआ है. ये अल्फा एंगल से वेस्ट की तरफ घुमा हुआ है. द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टावर इज 75 डिग्रीज ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट सी ड्यू ईस्ट ऑफ ए. मतलब एक पॉइंट सी है, उससे इसका ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 75 डिग्री है. If the angular deviation of B from a point due east of C at a distance of, मतलब C से भी 20 आगे निकल गए तो ये एंगल कितना है? ये एंगल अपने पास 45 है. तो आपको क्या चाहिए? tan अल्फा चाहिए. अपने को क्या चाहिए? tan अल्फा. ये डिस्टेंस दे रखी है 20, ये डिस्टेंस दे रखी है 20. अब इस सवाल को करने का एक तरीका ये हो सकता है कि सर इस जो ये टेढ़ा टावर है इसकी हाइट को मैं h मान लूं और ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लूं और ये अपने पास ऐसे करके दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए. देखो एक तो ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल. अब ये थोड़ा लेंथी है, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं. जैसे ये एंगल अगर अल्फा बोला है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये h sin अल्फा बन जाएगा और ये h cos अल्फा बन जाएगा. मतलब मैं आपको वैसा मेथड दिख रहा हूँ जो सबसे ज्यादा अपने को स्ट्राइक करेगा. तो ये h cos अल्फा अपॉन h sin अल्फा प्लस 20, ये तो अपने पास tan 75 के बराबर होगा. और h cos अल्फा अपॉन h sin अल्फा प्लस 40, h sin अल्फा प्लस 40, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो ये tan 45 के बराबर हो जाएगा. tan 45 तो 1 होता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने पास बनेगा h cos अल्फा इक्वल्स टू h sin अल्फा प्लस 40. इस h cos अल्फा की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर, तो अपने पास बन जाएगा, हाँ तो h cos अल्फा हो जाएगा h sin अल्फा प्लस 40. तो ये h cos अल्फा की जगह पुट कर देंगे तो अपने पास बनेगा h sin अल्फा प्लस 40 अपॉन h sin अल्फा प्लस 20 इक्वल्स टू 1075 इज 2 प्लस रूट 3. अब इधर से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास जो इक्वेशन है h sin अल्फा को k बोल देता हूं, तो k प्लस 40 इज k प्लस 20 और 1075 डिग्री की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होती है. तो इधर से देखो एक बड़ा अजीब सा रिजल्ट आता है, उससे अपने को क्या लगता है कि क्वेश्चन गलत है. 2 प्लस रूट 3 इंटू के प्लस 40 प्लस 20 रूट 3. तो ये 40 कैंसिल आउट हो गया, 40 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. तो अपने पास इधर से आएगा माइनस 20 रूट 3 इज 1 प्लस रूट 3 इंटू के. तो जो k की वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी माइनस 20 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, और जो k है वो नेगेटिव आ गया. अब देखो k हमने क्या माना था? h sin अल्फा. अब ये h तो नेगेटिव होगा नहीं, मतलब sin अल्फा ही नेगेटिव रहा होगा. sin अल्फा नेगेटिव हुआ होगा, तो अब आप देखो sin अल्फा नेगेटिव हुआ होगा, मतलब जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में घूम गया. ये सर टावर ऐसे कैसे हो गया? एक्चुअली ये जो वेस्ट की तरफ दिया हुआ है ना कि टुवर्ड्स वेस्ट मेकिंग एन एंगल अल्फा, ये गलत दिया हुआ है. ये ईस्ट की तरफ आएगा पॉजिटिव, मतलब वो जो टावर है ना वो ऐसा चिपका हुआ है. अगर आप देखेंगे ना tan अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ रखी होगी. जैसे आंसर दे रखा है 3 माइनस 2 रूट 3, तो 3 माइनस 2 रूट 3 से नेगेटिव नंबर, ये एक नेगेटिव नंबर है, मतलब वो जो डेविएशन है वो ऐसे दे रखा है. अब यहाँ पर ये उन्होंने थोड़ा, अब ये गलती है. अब तो आंसर तो खैर आ ही गया. 1 प्लस रूट 3 इसको रेशनलाइज कर लेंगे, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे 2 आ जाएगा, तो ये अपने पास रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा. तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस 10 3 माइनस 3. ये h sin अल्फा की वैल्यू आ गई. h sin अल्फा की वैल्यू से h cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज h cos अल्फा इज h sin अल्फा प्लस 40. तो
एच साइन अल्फा प्लस 40 है ना, तो 40 और एच साइन अल्फा की वैल्यू -30 माइनस प्लस 10√3 आई, तो ये आ जाएगी 10 प्लस 10√3 और 10 अल्फा अपने पास बन जाएगा एच साइन अल्फा बाय एच कॉस अल्फा, तो ये 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया, ये बना -3 माइनस √3 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये अपना जो आंसर है वो सी ऑप्शन की तरफ जा रहा है, ये सी ऑप्शन अपना बन जाएगा। ये नेगेटिव है दिख रहा है, 2√3 √3 की वैल्यू 1.73 है, 1.73 का डबल 3 से ज्यादा ही होगा, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आके थोड़ा झटका सा लगता है कि यार ये इस स्टेप पे आके कि एच साइन अल्फा अपने पास नेगेटिव आ गया, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, वो गलती एक्चुअली क्वेश्चन में ही है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है। बाकी इस क्वेश्चन को आप एमएन थ्योरम से भी कर सकते थे। एमएन थ्योरम में आपको एक बार बता देता हूँ होता क्या है एमएन थ्योरम। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में होता है ए बी सी, ये पॉइंट डी है और ये वाला एंगल थीटा है और ये एम रेशियो एन है और ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बी है और ये सी है। तो एमएन थ्योरम के दो फॉर्मूले होते हैं, m plus n cot theta is m cot अल्फा माइनस n cot बीटा, एक तो ये फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है m plus n cot theta is equals to n cot b माइनस m cot c। इन दोनों ये जो नीचे वाले फॉर्मूले का स्पेशली इसमें यूज लिया जा सकता था। नीचे वाले फॉर्मूले को यूज करने कैसे इसका तरीका होगा वो देख लेते हैं। जैसे अपने को जो दे रखा था वो कुछ इस टाइप से दे रखा था, ये वाला एंगल 90 प्लस अल्फा, ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल 75, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा 105। तो आप लिखेंगे ये लेंथ 20 थी, ये लेंथ 20 थी, तो m रेशियो n था, मतलब या तो 40 cot 105 is same as 20 cot 90 plus alpha minus 20 cot 45। अब ये 20 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स cot 90 प्लस थीटा इज माइनस 10 थीटा, तो ये माइनस 10 15 के बराबर आ जाता और ये cot 90 प्लस थीटा इज माइनस 10 अल्फा, ये माइनस, तो इधर से 10 अल्फा की वैल्यू अपने पास आ रखी थी, 10 अल्फा की वैल्यू अपने पास हो जाती 2 10 15 डिग्री माइनस 1 और 10 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, ये वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस रूट 3, तो ये अपने पास बन जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 रूट 3, तो यहाँ से भी ये आंसर सी आ जाता है। इसको एमएन थ्योरम भी आप यूज कर सकते थे, बाकी इस क्वेश्चन को आप ऐसे बेसिक ज्योमेट्री से करते तो भी ये अपने पास ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट तो भी ये आसानी से हो ही जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 है, वाई की जगह आप एक्स और दूसरा कर्व है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वाई को एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्स की पावर 4 1 आएगा, मतलब एक्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए तो x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 1, x1 के साथ अपने पास y भी 1 आ गया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 1, 1 आ गया। पहला वाला कर्व है x स्क्वायर y इक्वल्स टू 1, डेरिवेटिव किया x स्क्वायर y डैश प्लस y इनटू 2x इक्वल्स टू 0, तो y डैश अपने पास बनेगा -2 और दूसरा वाला कर्व है y इक्वल्स टू x स्क्वायर y डैश किया तो अपने पास बनेगा 2x, तो dy by dx कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब इनके बीच में एंगल निकालना है तो tan थीटा अपने पास होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और पहली वाली लाइन का स्लोप -2, दूसरी वाली का स्लोप 2 1 प्लस m1 m2 -2 इंटू 2, तो अपने पास ये जो स्लोप है tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, कितनी आ जाएगी 4/3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का बड़ा आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेट अपने को कर रखा है 1/3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को। अब इसको इंटीग्रेट करना, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, नीचे जो सेक स्क्वायर एक्स था
उसको हम लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, बिकॉज यहाँ अगर sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ अगर sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे, तो यहाँ तो ये tan स्क्वायर एक्स बनेगा। इससे इंटीग्रेट करना था, dx था, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स, और इसको तो हमने sec स्क्वायर एक्स लिखना था, tan x को t पुट करना था, sec स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाता, dt अपॉन 1 + 4 t स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन तो आप सबको पता ही है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2t डिवाइडेड 1/2t प्लस c। तो tan इनवर्स 2t मतलब हाफ tan इनवर्स 2 tan x प्लस c। अब बराबरी करेंगे, fx किसके बराबर आ जाएगा, tan x के बराबर आ जाएगा, और f/4 1 गिवन भी है, मतलब फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan x कितना हो जाएगा, पाई, सबको पता ही है आंसर। Now moving to next question, let ABCD be the geometric progression. ABCD geometric progression है, AR AR square AR cube assume कर लेंगे, A plus D मतलब A plus R cube is 112, B plus C मतलब AR plus AR square is 48. Now square it 1 plus R cube upon R into 1 plus R is 112/48, 16 से कैंसिल आउट होगा, 16 सत्ते 16 तिया, तो अपने पास बनेगा 1 + R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लाया, R स्क्वायर माइनस R + 1 अपॉन R + 1 इंटू R, कैंसिल आउट हो गया, 7/R। R की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, R की वैल्यू 3 और 1/3 आ जाएगा, R की वैल्यू 3 और 1/3 आ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो R3 सेलेक्ट हो जाएगा, R3 क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। जैसे ही R की वैल्यू 3 आई तो अपने पास, इसको मैं इधर पुट करूंगा तो ये अपने पास आएगा 3a + 9a = 48, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। A4 आने के बाद ABCD चारों नंबर मिल जाएंगे, उन चारों का सम निकाल लेंगे, वो डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या लिखी हुई है, sin y e⁻x dx minus e⁻x cos y dy is equals to sin square y dx। sin square y को अगर मैंने डिवाइड किया तो ये अपने पास ऐसे बनेगा, cosec y e⁻x dx minus e⁻x cos y by sin square y dy, अच्छा, इक्वल्स टू dx। तो ये अपने पास ऐसे बनेगा, cosec y e⁻x dx minus e⁻x cosec x cosec y cot y dy इक्वल्स टू dx। और अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लो, ये e⁻x इंटू cosec y का डेरिवेटिव लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ देखो, फर्स्ट आप d ऑफ e⁻x cosec y लगाओ, तो cosec y e⁻x dx माइनस e⁻x cosec y का डेरिवेटिव cosec y cot y विद नेगेटिव साइन, ये अपने पास अब तो इंटीग्रेट कर दो, e⁻x इंटू cosec y इक्वल्स टू x प्लस c, तो अपने पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई, दैट इज e⁻x इक्वल्स टू x प्लस c इंटू साइन y। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर्स का एक क्वेश्चन है, ABC 3 यूनिट वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब A परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो बॉक्स ABC अपने पास 1 आने वाला है, बॉक्स ABC क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर बॉक्स ABC 1 आने वाला है तो एक बात देखो कि, अब देखो ये बॉक्स ABC 1 कैसा है, आप इसकी भी वो ले लो कि बॉक्स ABC का स्क्वायर क्या होता है, A.A, A.B, A.C, फिर B.A, B.B, B.C and C.A, C.B,
सी डॉट सी, और अपने को पता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो केवल ये सब 0 और ये 1, ये 3 1 आ जाएंगे। यूनिट वेक्टर्स तो दे रखे, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर 1 आया तो बॉक्स एबीसी 1 या -1, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो बॉक्स एबीसी +-1 लिख दो, वो ज्यादा बेटर है। अब इधर से देखो, अगर आप इसको इसके साथ डॉट लेते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ये बनेगा 2AAB, और ये बॉक्स कितना हो जाएगा 0। तो अब आप देखो इसका इसके साथ भी 0 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ भी 0 हो जाएगा क्योंकि ए पहले से इन्वॉल्व है, दो रो सेम हो जाएंगी। फिर बी का अगर आप देखेंगे, बी का इसके साथ 0 होगा और बी का इसके साथ भी 0 होगा। बी का अपने ये वाला बचेगा, जिनको जो बचेगा वो ग्रीन कर देता हूँ। ए का इसके साथ बचेगा, बी का इसके साथ बचेगा और सी का इसके साथ बचेगा। और बचेगा क्या, देखो ए का मैं पहले लिख रहा हूँ, तो 10A डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी का जो बचेगा वो बचेगा 18B डॉट सी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस फिर 4C डॉट ए क्रॉस बी। अब बॉक्स के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये बना 10 बॉक्स एबीसी। साइक्लिक ऑर्डर देखो एबीसी है तो इधर बना 18ABC और इधर भी क्या बना 4ABC। तो ये एबीसी एबीसी हर जगह बन रहा है बॉक्स, तो कितना बन गया 32 बॉक्स एबीसी। और बॉक्स एबीसी के मॉड है, अब वो ये वैल्यू तो +-1 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी। ऑप्शन डी विल बी द राइट चॉइस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का है, ए एंड बी 3x3 की मैट्रिक्स है, फिर बी आई जे, ध्यान से देखो बी आई जे क्या दे रखा है, ए आई जे प्लस ए जे आई डिवाइडेड बाई 2। और अपने को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड कि a इक्वल्स टू b है, वी हैव टू फाइंड a इक्वल्स टू b है। a इक्वल्स टू b है मतलब a i j इक्वल्स टू b i j, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट बराबर है तो b i j की जगह a i j पुट कर दो, a i j इक्वल्स टू a i j प्लस a j i डिवाइडेड बाई 2। तो अपने पास बनेगा 2 i j इक्वल्स टू a i j प्लस a j i। तो a i j इक्वल्स टू a j i, मतलब मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक है भैया। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो अपना ए जो मैट्रिक्स है वो कैसी हुई, सिमेट्रिक। नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए सिमेट्रिक में। अब यहाँ पर सिमेट्रिक में देखो ये एलिमेंट ये एलिमेंट, अब ये एलिमेंट तो इसकी कॉपी हो गई, ये एलिमेंट तो इसकी कॉपी हो गई, ये एलिमेंट इसकी कॉपी हो गई। तो अपने को जो एलिमेंट देखने वो कितने एलिमेंट फिल करने, ये 6 एलिमेंट पहले जो अपने को फिल करने वो वाला देखो, एक तो ये तीनों फिल करने, ये तीनों कुछ भी हो सकते हैं। फिर हमें ये वाला फिल करना है 4th, ये 5th और ये 6th, ये 6 एंट्री हो सकती है। ये बाकी जो 3 एंट्री हैं ये कॉमन ही आएंगी, ये इनकी इमेज ही रहेगी क्योंकि सिमेट्रिक है। तो पहली वाली एंट्री को फिल करने की कितनी चॉइसेस है, 4, बिकॉज वी हैव 4 चॉइसेस, 1 2 3 4, 0 1 2 3। दूसरी वाली चॉइस को भी, हर चॉइस को ऐसे ही 4 तरीके से फिल कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस है। 4 to the power 6, 2 to the power 12 will be the right answer. Option B will be the right answer. Now moving to next question, question number 15, vector 3D. A line passes through this point. एक लाइन पॉइंट से पास हो रही है 2 3 5 से, ठीक है। इस पैरेलल टू वेक्टर, किसी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन पास हो रही है 2 3 5 से, इसका जो पैरेलल वेक्टर है वो दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। P is a point on line such that ये पॉइंट A दे रखा था, P एक दूसरा पॉइंट है इस लाइन पर, जनरल पॉइंट 2 + 2 लैम्डा 3 माइनस लैम्डा एंड 5 + लैम्डा, ऐसे करके ले सकते हैं। और ये P पॉइंट है, वी नो कि AP is 2√6। अब AP डिस्टेंस तो अपने को पता ही, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास बनेगा 2 लैम्डा का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2√6, ये अंडर रूट के अंदर। तो अपने पास बनेगा 6 लैम्डा स्क्वायर इज 6 × 4। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर आएगी। लैम्डा इज आइदर 2 और -2। अगर लैम्डा 2 है तो पॉइंट अपने पास आ जाएगा लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग 6 1 7
एंड लैम्डा -2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, -2, 5 एंड 3। अब आप देख लो कि जो ऑप्शन दे रखा हो -2, 5, 3 तो दे नहीं रखा है, क्योंकि -2, 5, -3 दे रखा है, 6, 1, 7 दे रखा है, वो ऑप्शन ए में हो जाएगा, बाकी सब। दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम 3D। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल का क्वेश्चन आया है। लेट PQ बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल S1 है, एक सर्कल S2 है। अब इनकी कॉमन कॉर्ड तो अपने को पता ही है, कॉमन कॉर्ड क्या होती है, S1 - S2 = 0। जरा इक्वेशन लिखें, x1 - x2 तो 2x + 1 = 0। PQ be the common chord. Let perimeter of the triangle C1PQ, C1 अपने पास है -1, -3/2। अब आप देखो पहले वाले सर्कल का सेंटर -1 -3/2 है, पहले वाले S1 का सेंटर वही है, और ये सर्कल की कॉर्ड भी है, ये सर्कल की कॉर्ड भी है, तो सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। और ये वाली सर्कल की रेडियस है, S1 की रेडियस में R1 को नाम दे रहा हूँ, R1 जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, -1 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर, g² + f² -3 मतलब -1, मतलब रेडियस एक्चुअली 3/2 आ गई, रेडियस एक्चुअली कितनी आ गई, 3/2। और अगर देखेंगे ये वाला पॉइंट -1, 3/2 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, -2 + 1/2 का मॉड, तो रूट मतलब मॉड ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b² आ गया, तो ये 1/2 आ गई, ये डिस्टेंस कितने आ गए, 1/2। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस 3/2, ये 1/2। जरा ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये वाली डिस्टेंस 9/4 - 1/4, मतलब ये वाली डिस्टेंस √2 आ गई, ये वाली डिस्टेंस √2 आ जाएगी, तो ये भी √2 आ जाएगी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये 3/2 रेडियस ही है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पेरीमीटर, तो 3/2, 3/2, 2√2, ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनके बीच में एक तीसरी लाइन इंटरसेप्टेड है और वो 6,8 पर बाइसेक्ट हो रही है, वो 6,8 पर क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। देन द लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस सेगमेंट, जो ये सेगमेंट है इसका अपने को लेंथ, इसकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं कि पैरामीट्रिक का यूज करते हैं, इसका यूज करें पैरामीट्रिक, ये वाली डिस्टेंस r बोल देते हैं, ये वाली डिस्टेंस भी r होगी फिर तो, और इसका स्लोप मान लेते हैं कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लेते हैं थीटा, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 + r cos थीटा, 8 + r sin थीटा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट, अब ये प्लस के साथ आया है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6 - r cos थीटा, 8 - r sin थीटा। आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पता होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म होता है x - x1 cos थीटा इक्वल्स टू y - y1 sin थीटा इक्वल्स टू r। ये r यहाँ पे डिस्टेंस डिनोट करता था, ये x1, y1 है, ये पॉइंट x, y है, तो ये डिस्टेंस अगर r थी तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x, y। ऐसे करके ये अपने पास मतलब लाइन की इक्वेशन नहीं तो लिखी हुई है, y - y1 = tan थीटा x - x, बस उसको इस फॉर्म में लिख दिया, और ये x - x1 cos थीटा r के इक्वल होता है। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन जो L1 जो लाइन है इसकी इक्वेशन अपने को गिवन थी, क्या गिवन है, x + 6y - 13 = 0, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस पे लाई करेगा, मतलब 6 + r cos थीटा प्लस 48 + 6r sin थीटा -13 = 0, तो अपने पास आ जाएगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा, 6r sin थीटा, ये 54 से 13 गया तो -41, तो अपने पास c + 6s मिल जाएगा -41/r। सिमिलरली जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन की इक्वेशन भी अपने को पता है, x - y + 3 = 0, तो मैंने सिंपली पुट किया इसमें x - y, x कोऑर्डिनेट 6 - rc r cos थीटा, y मतलब -8 + r sin थीटा प्लस 3 = 0, प्लस 3 = 0, तो अपने पास r
एस माइनस सी बन जाएगा -2 + 1 तो -1, तो एस माइनस सी बन जाएगा -1/r। एस माइनस सी बन गया 6 प्लस, मतलब अपने पास दो इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या बना, c + 6s मतलब ये इक्वल्स टू -41/r, और ये जो s माइनस सी अपने पास क्या बना, -1/r। अब देखो ऐड किया तो 7s बन गया -42/r, तो s की वैल्यू हो गई -6/r। s की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो c की वैल्यू आ जाएगी -5/r, और s² + c² तो 1 होता ही है, सबको पता ही है। तो r² की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6² + 5² दैट इज 36 + 25 दैट इज 61। अब अपने को ये लेंथ का स्क्वायर चाहिए, देखो ध्यान से, इस लेंथ का स्क्वायर चाहिए, ये लेंथ आर थी, ये लेंथ आर थी, इस लेंथ का स्क्वायर चाहिए, मतलब वी हैव टू फाइंड 4r²। 4r² 61 × 4, तो ये वैल्यू 244 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 244। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें गिवन है कि a and b are square matrix, a to the power 20 20 is 0 and ab is a plus b। तो अगर आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ b चाहिए ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b चाहिए, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू ab माइनस b, यानी a इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज a माइनस i इंटू b, ऐसे लिख सकते हैं पोस्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, ऐसा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, और a की पावर 20 20 इज 0, मतलब दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0। इट मींस जो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस i डिटर्मिनेंट ऑफ b, और डिटर्मिनेंट ऑफ b इधर से अपने पास कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज 0, डिटर्मिनेंट ऑफ b अपने पास कितना आ जाएगा, 0 अपने पास आ जाएगा। या आप उसको ऐसे देख लो, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई आ रहा है ना, तो इसकी हेल्प से आप ये नहीं कह सकते वैल्यू 0 है नॉन 0, आप इसको बजाय इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो कि हमने ऐसे लिखा है a b माइनस a इक्वल्स टू b, मतलब a b माइनस i इक्वल्स टू b। इसकी हेल्प से आप बता नहीं सकते, यहाँ से कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं, यहाँ से कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं, इससे आप ये नहीं बोल सकते कि डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई के बारे में कुछ पता नहीं। अब इधर से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ b, डिटर्मिनेंट ऑफ b अपने पास बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस आई। अब b माइनस आई को मारो, बोले डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ b इज 0। ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट ठीक है, ये वाला रिजल्ट की अगर हेल्प से अगर किसी ने किया तो एक्चुअली गलती से सही होने वाली बात है, बाकी इसका आंसर 0 है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, वेरिएबल ellipse drawn with minus x equals to -4 is direct, x equals to -4, जैसे मैं ये x एक्सिस y एक्सिस बनाता देता हूँ और x equals to -4 ये वाली लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स की तरह मानना है, एंड ओरिजिन एज करस्पॉन्डिंग फोकस, मतलब जो इलिप्स है वो कुछ इस टाइप्स का है, ओरिजिन उसका क्या है, फोकस है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब अपने को जो माइनर एक्सिस है उसके एक्सट्रीमिटी h, k, इसका लोकस निकालना है। एक एक्सट्रीमिटी को h, k बोल दिया, अगर एक एक्सट्रीमिटी को h, k बोल दिया तो ये वाला पॉइंट तो h, 0 ही हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट h, 0 होने से देखो अपने पास क्या बना है, ये x इक्वल्स टू -4 इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है। सेंटर की, ये जो सेंटर की जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है वो क्या होती है, a/e होती है, वो क्या होती है, a/e होती है स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए, और फोकस की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है, a होती है। तो अपनी यहां से आया a/e माइनस a, ये x इक्वल टू -4 लाइन है, तो ये जो डिस्टेंस है वो -4 होगी ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4 होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4 होगी। तो इधर से अपने पास आया a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 4।
a by e, a into 1 minus e square is 4e। और अगर मैं देखूं जैसे ये वाला पॉइंट h, के हमने बोला है ना, तो जो हाँ हाँ हाँ, जो 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, जो 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको तो आप बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पुट कर सकते हो और ये अपने पास 4 ही हो जाएगा। और जो बी है ना, वो एक्चुअली के इक्वल हो जाएगा। बी किसके इक्वल हो जाएगा? के इक्वल हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बाय ए इक्वल्स टू 4e। मतलब के स्क्वायर अपने पास आ गया 4ae। के स्क्वायर अपने पास क्या आ गया? 4ae। और ए फोकस और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने पास ए हो जाएगी। और जो ए जो है ना, और ए तो अपने को दिख ही रहा है कि ए तो एच के बराबर है। ए किसके बराबर है? एच के। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 4h हो जाएगा। और ये लोकस आ गया के स्क्वायर इक्वल्स टू 4h। और ये लोकस जो है वो पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4h। दिस इज, के को आप रिप्लेस करेंगे y से, h को रिप्लेस करेंगे x से, दिस इज ए पैराबोला। अगर ये पैराबोला आया तो इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो अपने से वही एसेंट्रिसिटी ऑफ माइनर एक्सिस डिमांड कर रहा था, तो वो आंसर कितना, एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस डिमांड कर रहा था, तो आंसर 1 आ गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है द लोकस ऑफ z argand plane, argument of z minus 5 iota upon z plus 5 iota is pi by 4। आर्ग्यूमेंट इस नंबर का 5 pi by 4 है। तो सबसे पहले आपको हमें पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2 equals to theta represents an arc of circle। ये सर्कल के एक आर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब वो आर्क निकालने के लिए देखो करना क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि सबसे पहले आप z1 और z2 मार्क करो। यहाँ पर क्या मार्क करेंगे? 5 आयोटा, मतलब 5 आयोटा 0,5 पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 0,5 एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-5। और अब अगर आप देखेंगे तो 0,5 और 0,-5 से होते हुए दो सर्कल बना दो। मतलब हमेशा की ये एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो सर्कल बना दो, एक ऐसा और एक ऐसा। मतलब हमें हमेशा पता चल जाएगा इसकी हेल्प से कि क्या होगा। अब एक पॉइंट इधर कंसीडर करो और ये देखो, ये वेक्टर अपने पास क्या बनेगा? z माइनस 5 आयोटा। और ये वाला जो वेक्टर है वो क्या बनेगा? ये वाला वेक्टर बनेगा z प्लस 5 आयोटा। अब आप एक बात बताओ, z माइनस 5 आयोटा न्यूमरेटर में कि z प्लस 5 आयोटा? सर ये वाला न्यूमरेटर में है और ये वाला डिनोमिनेटर, उनके बीच में एंगल पाई बाई 4 है। मतलब जो नीचे वाला वेक्टर है z प्लस 5 आयोटा, उसको रोटेट करके पाई बाई 4 रोटेट करके z माइनस 5 आयोटा। अब इसको z प्लस 5 आयोटा को रोटेट करके z माइनस 5 आयोटा पे पहुंचेगी नहीं, क्योंकि जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। z प्लस 5 आयोटा को पाई बाई 4 रोटेट करके z माइनस 5 आयोटा में पहुंचेगी। तो ये वाली बात तो यहाँ पर सही है नहीं। तो अब इधर की तरफ देखो, जैसे इधर की तरफ z है, तो ये वाला जो वेक्टर है वो कितना है? z प्लस 5 आयोटा। और ये वाला जो वेक्टर है वो कितना है? z माइनस 5 आयोटा। तो इस वेक्टर को रोटेट करके पाई बाई 4 इधर पहुंच गए। मतलब ये वाला सर्कल नहीं है। इसका मतलब क्या आया कि ये जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल की बात नहीं है। ये जो आर्क है, ये आर्क, ये वाला आर्क, और ये एंगल कितना है? पाई बाई 4 है। अब मैं इसको एक फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ। फ्रेश डायग्राम में ये ऐसे 0,5 है और ये 0,-5 है, और एक सर्कल बनाया। ऐसे करके क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। और
ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, पाई बाई 4 है। अब ये एंगल पाई बाई 4 है। तो अब ध्यान से देखो, ये सर्कल का आर्क है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सर्कल ये कॉर्ड हो गई, तो सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, ऐसे करके होगा सर्कल का सेंटर, ऐसे करके। और अब जो अपने को चाहिए, क्या चाहिए, ओपी मैक्सिमम। पी पॉइंट तो ये था और ओ इस सर्कल का सेंटर है, वो ओ तो ओरिजिन है। तो मिनिमम डिस्टेंस तो मेरे को दिख रहा है ये वाली डिस्टेंस ही रहेगी, मिनिमम 5। ओपी मिनिमम मेरे को पता चल गया, ओपी मिनिमम कितना हो जाएगा 5। और ओपी की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखेंगे, ओपी की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम ये वाली वैल्यू आने वाली है। इसके लिए रेडियस चाहिए, जैसे ये आर है, ये आर है, और ये एंगल तो पाई बाई 2 रहेगा। मतलब मैं अगर ज्योमेट्री बना दूं तो और बेटर हो जाएगा। जैसे इस टाइप से ये 0,5 है, ये 0,-5 है। एक सर्कल ऐसे बनाया हमने, एक सर्कल ऐसे बनाया हमने, और ये सर्कल का सेंटर बनाया। और जैसे ही ये एंगल बनाया, ये एंगल पाई बाई 2 बना, ये आर, ये आर, तो √2r अपने पास कितना हो जाएगा, 10। तो r कितना हो जाएगा, 10/√2। r कितना हो जाएगा, 10/√2। अब ध्यान से देखो, अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, ये मिनिमम तो मेरे को मिल गया, ओपी मिनिमम तो अपने पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस और चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाली तो मेरे को आर मिल गई, 10/√2। और ये वाली डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये लेंथ 5 है, ये एंगल पाई बाई 4 होगा, तो ये लेंथ भी 5 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो अपने पास बनेगा वो क्या बनेगा, 5 + 5। ये तो मिनिमम ओपी मिनिमम आया 5, और ओपी मैक्सिमम 5 + 10/√2 हो जाएगा, और इनका एवरेज चाहिए, इनका क्या चाहिए, एवरेज। तो ये अपने पास बन जाएगा 5/5/√2। ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, इस पहले सर्कल को एनालाइज करना कि ये सर्कल क्या, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z-z1/z-z2 अगर थीटा होता है तो ये लोकस एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और उस सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। नाउ मूविंग टू इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में दे रखा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x lying in the interval -2π to 2π satisfying this equation. Equation is given as 1 + cos 10x cos 6x equals to 2 cos square 8x plus sin square 8x। तो ये इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 1 + 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा रहे हैं। 2 cos A cos B बनेगा cos 16x plus cos 4x divided by 2 equals to 1, सॉरी, cos स्क्वायर 8x plus sin स्क्वायर 8x को क्या लिख दिया, 1। तो एक cos स्क्वायर 8x बच गया, प्लस 1। ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो cos 16x plus cos 4x is 2 cos स्क्वायर 8x। cos 16x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर 8x minus 1 plus cos 4x equals to 2 cos स्क्वायर 8x। रिजल्ट तो सबको नजर आ ही गया कि cos 4x equals to 1 है। cos 4x equals to 1 है। अब आप देख रहे हैं कि cos 4x equals to 1 है। x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है -2π से 2π, और ये 1 चाहिए, तो कहां कहां पर होगा, cos 1 तो 2n π पर होता है, तो 0 पर हो जाएगा, पाई पर हो जाएगा, 2π पर हो जाएगा, 3π पर हो जाएगा। सॉरी, मतलब मेरे को एक्चुअली उसके पहले एक स्टेप बताना चाहिए था। अगर x -2π to 2π लाई कर रहा है तो 4x will lie from -8π to 8π। देन वी विल काउंट x इक्वल्स टू 0 पर हो जाएगा, 2π पर हो जाएगा, 4π पर हो जाएगा, 6π पर हो जाएगा। यहाँ -2π पर हो जाएगा, -4π पर हो जाएगा, -6π पर हो जाएगा। 8π एंड -8π आर नॉट इंक्लूडेड, वो काउंट नहीं करेंगे। टोटल वैल्यूज कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज आ गई। 7 विल बी द आंसर, 7 विल बी द आंसर। एक्चुअली आंसर आया cos 4x equals to 1।
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स को हम t मान लेते हैं, तो ये अपने पास बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये बनेगा टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यूज अपने पास आएंगी माइनस टू से वन तक। और t अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x है, वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस टू से वन तक। अब ये तो केवल इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x की जो वैल्यूज है जो आई, वो अपने पास क्या क्या आई, माइनस टू माइनस वन जीरो एंड वन। अब देखने वाली बात क्या है कि साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लाई करेगा। अब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेंगे तो वो माइनस टू माइनस वन जीरो और वन, ये चार पॉसिबिलिटी आएंगी। मतलब साइन इनवर्स एक्स कैन लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, इनके बीच में किसी भी नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे वो यही चारों वैल्यूज देगा और कुछ भी नहीं देगा। मतलब x अपने पास कहां से कहां तक आ गया, माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन एक्स कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x वन, x की अगर मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे वन, तो वो भी ठीक ही बात है। बाकी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं था, x माइनस वन से वन था। अगर आप देख लेते कि x को अगर वन भी पुट कर रहे हैं तब भी बात ठीक थी, इक्वेशन चल जाता। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रल लिखा हुआ है 0 टू 16 x की पावर 1 बाई 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर हाफ dx। इंटीग्रेट करना है, x को t की पावर 4 पुट किया, dx आया 4t क्यूब d। अब ये आइडिया कैसे लगा सर, ये पावर हाफ 1 बाई 4 इनको हटा देते हैं पावर्स। तो जैसे ही ये अपने पास आया, सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल चेंज किया, जीरो से टू वेरिएबल आ गया। तो x की पावर 1 बाई 4 मतलब t, dx की जगह 4t क्यूब dt और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आप देखोगे ये बन जाएगा 4t की पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर dt इंटीग्रल 0 से 2। और फिर फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे लिख लो, t की पावर 4 माइनस वन प्लस वन वन प्लस टी स्क्वायर 0 से 2 dt। अब तो इंटीग्रल अपने को दिख ही गया, इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस वन 0 से 2 प्लस वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर dt 0 से 2। क्यों t की पावर 4 माइनस वन को लिखा, टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर माइनस वन, एक टी स्क्वायर प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई कर लो भैया, तो 4 लिमिट भी पुट कर दी, इंटीग्रेट भी कर दिया, 8 बाई थ्री माइनस टू प्लस टेन इनवर्स टू। तो ये अपने पास आएगा 8 बाई थ्री प्लस 4 टेन इनवर्स टू। तो ये n तो अपने पास 2 आ गया और k अपने पास कितना आ गया, 8। 8 माइनस टू मतलब 6 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 6। सिंपल सा इंटीग्रल है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोबेबिलिटी देयर आर 2 रेड बॉल्स, 2 रेड 3 blue 4 white k green. If 2 socks are taken at random, drawn without replacement, the probability that they are of same color, दो में से अगर आपने विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किए तो या तो वन बाय वन ड्रॉ किए या एक साथ ड्रॉ किए, वो भी मान सकते हो। तो सेम कलर के होने चाहिए, तो कितना सैंपल स्पेस अपने पास कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस के, 2 प्लस 3 यानी 9 प्लस के C2, ये सैंपल स्पेस हो गया। सेम कलर के होने चाहिए, फेवरेबल 2C2 3C2 4C2 KC2। और ये जो प्रोबेबिलिटी 1/5 गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 4C2 is 6, KC2 is k into k minus 1 divided by 2 is 9 plus k into 8 plus k divided by 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आएगा 100, क्योंकि ये 10 बनेगा, 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5k स्क्वायर माइनस 5k इज k स्क्वायर प्लस 17k प्लस 72। सिंप्लीफाई किया तो एक तरफ आया 4k स्क्वायर माइनस 22k प्लस 28 इक्वल्स टू 0।
तो 2k स्क्वायर माइनस 11k प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 7k प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो 2k कॉमन आया, k माइनस 2 माइनस 7 कॉमन आया, k माइनस 2। तो k की दो वैल्यूज आई, एक तो वैल्यू 2 आई, एक वैल्यू 7/2 आई। ये 7/2 तो नंबर नहीं हो सकता, 7/2 सॉक्स थोड़ी हो सकते हैं। तो k इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2, which is the right answer. Now moving to next question, question number 25. If the circle drawn whose center is on x-axis touches y-axis, if no part of circle lies outside the parabola, एक parabola दे रखा y square equals to 8x, और एक सर्कल है उसका सेंटर x एक्सिस पर है, सपोज कर लेते हैं कुछ लैम्डा कॉमा 0 है, और ये अपना पैराबोला, ये जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? y एक्सिस को टच कर रहा है। और ये जो सर्कल है पैराबोला के अंदर ही अंदर लाई करना चाहिए, पैराबोला के अंदर ही अंदर लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले इस सर्कल की अगर इक्वेशन हो तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये ऐसे करके इक्वेशन, और इसको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x के साथ सॉल्व करना है, यानी वाई स्क्वायर को 8x पुट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इधर से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8 माइनस 2 लैम्डा। तो अपने पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 और दूसरी वैल्यू आ रही है 2 लैम्डा माइनस 8। अब आप देखो, अगर x के दो रूट आ गए, x का अगर कोई पॉजिटिव रूट आ गया तो होगा क्या कि जैसे ये पैराबोला है, ये यहाँ से तो पास हो ही रहा है, अब ये यहाँ से पास हो रहा है मतलब इसको टच कर गया। अगर ये इसका एक और रूट आ रहा है तो ये इसके बाहर निकल जाएगा, इसके क्या निकल जाएगा? बाहर। मतलब इसको जो रूट है वो रिपीटेड रूट बना दो, अगर इसको रिपीटेड रूट बना दोगे तो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो ऐसे ही अंदर अंदर रह जाएगा। और अपने को यही सिचुएशन चाहिए कि वो अंदर अंदर रह जाए, यानी रिपीटेड रूट बना दो, लैम्डा को 4 बना दो, लैम्डा को 4 बना दोगे और यही सर्कल की क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी? 4। रेडियस ऑफ सर्कल अपने पास यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो इस तरह ये अपना डिस्कशन मॉक 70 पेपर एनटीए का खत्म होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।